दोस्तों, आपका ये बुक बीपीएससी तैयारी के लिए है। ठीक है, टीआरबी 4.0 और 5.0 के लिए है। आपका जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं देख लीजिए। सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी और एससीईआरटी सहित है। ठीक है, आपका ये 1310 क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, 1 to 5 है, 6 to 8 है, 9 to 10 है और 11 से लेकर 12 तक है। सारे क्वेश्चन है। आपका बुक मार्केट में अवेलेबल है। आप बुक से भी पढ़ सकते हैं और मेरे से भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगी। ठीक है, आप चाहो तो मेरे साथ धीरे धीरे पढ़ सकते हैं, जैसा कि मैं आपको पढ़ाने का ये कर सकती हूँ। देखिए, पहले आपको अगर आपका इसका क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कमेंट में आप लिख सकते हैं। सॉरी, मैं थोड़ा ठीक है दोस्तों। देखिए, जैसा कि आपका सैंधव सभ्यता है, इतिहास का है। ठीक है दोस्तों, मैं कोशिश करूँगी कि बहुत कम के समय में ही मैं आपको पूरा करवा दूँ, लेकिन डिटेल अगर पढ़ेंगे तो शायद टाइम लग सकता है। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। देखिए दोस्तों, नहीं पता था। बैल, घोड़ा, हाथी। देखिए, बीपीएससी में आया हुआ है क्वेश्चन 2023 में। ठीक है दोस्तों। देखिए, आपका डी है। डी में आपका ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बैल, घोड़ा, हाथी आदि पशुओं के बारे में जानकारी थी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक होना चाहिए। ठीक है, जहाँ तक घोड़े का प्रश्न है तो उसमें प्रारंभ में ऐसा माना जाता है कि सैंधव लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, किंतु लोथल, सुरकोटा, कालीबंगन आदि स्थलों में घोड़े की मृग मूर्तियों, हड्डियों, जबड़े आदि अवशेष मिल जाने के पश्चात अब यह निश्चित हो गया है कि इस पशु से भी सैंधव लोग परिचित थे। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपका प्रारंभिक वैदिक काल आ गया। ठीक है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सी शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, कौन सा था जो आपका वैदिक काल के दौरान शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता है। तो कौन था आपका? राजगीर होगा। ठीक है, राजगीर। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगीर यानी ग्रीवज, राजगीर को क्या बोलते हैं? ग्रीवज शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता है। मगध साम्राज्य के आधुनिक पटना, गया तथा शाहाबाद का कुछ हिस्सा पड़ता है। बिम्बिसार का समय था 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व और अजातशत्रु का समय था 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व के समय। इसकी राजधानी राजगीर या राजगिरी थी, किंतु उदयीन 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व ने राजगीर से अपनी राजधानी कहाँ कर दी? पाटलिपुत्रा यानी कि कुसुमपुर में स्थानांतरित की। शिशुनाग वंश के शिशुनाग 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व। सॉरी दोस्तों, दिख रहा है, ने पाटलिपुत्रा से राजधानी स्थानांतरित करके वैशाली को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया, किंतु
कालांतर में कालाशोक 394 ईसा पूर्व से 386 ईसा पूर्व पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर लिया और मौर्य साम्राज्य तक यही राजधानी बनी रही। ठीक है दोस्तों, यही राजधानी बनी रही आपका। फिर आपका तीसरा आ गया। थोड़ा धीरे पढ़ रहे हैं दोस्तों, अगर आप बोलिएगा तो हम स्पीड में पढ़ने लगेंगे, लेकिन अगले वीडियो में ये वीडियो आपका रिकॉर्डिंग आएगा। बोधित्व पद्मपनी की पेंटिंग स्थित है। कहाँ स्थित है? बाग में, सॉरी किससे एकदम हो रहा है। ठीक है दोस्तों, बाग में, एलोरा में, अजंता में, बादामी में। कहाँ है दोस्तों? तो आपका सी नंबर है, अजंता में। बोधितत्व पद्मपनी की पेंटिंग अजंता की गुफा में स्थित है। अजंता की गुफा। संस्कृत में पद्मपनी का शाब्दिक अर्थ है कमल धारण करने वाला होता है। कमल धारण करने वाला होता है। ठीक है दोस्तों, अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं। आपका चौथा नंबर में आ जाते हैं। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आजीविका संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय, बौद्ध धर्म से या शैव धर्म संप्रदाय से? देखिए, आपका बीपीएससी 2023 में पूछा गया है। देखिए आंसर सी है, बौद्ध धर्म से। भारतीय कला स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका बौद्ध धर्म से। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म का धार्मिक वास्तुकला भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई। चैत्य बौद्ध पूजा स्थल है, जब विहार बौद्ध भिक्षु का निवास स्थल होता है। स्तूप का निर्माण का उद्देश्य गौतम बुद्ध के पवित्र अवशेष की पूजा व सुरक्षा की थी। ठीक है दोस्तों, आप अगर नहीं समझे होंगे तो फिर से आप वीडियो को रोककर पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आपका ये भी क्वेश्चन आपका 2023 में आया हुआ है, पेपर 3 में। देखिए, मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? मगध एवं अंग मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से में आते हैं? जैसे पूछ रहे हैं, ऊपरी गंगा का मैदान का, मध्य गंगा का मैदान का, निम्न गंगा का मैदान का। मतलब गंगा के बारे में पूछा है, तो ऊपरी गंगा है, निचली गंगा है या मध्य गंगा है? तो आपका देखिए बी आंसर है, आपका है मध्य गंगा। मध्य गंगा का मैदान पूर्वी उत्तर प्रदेश और संपूर्ण बिहार तक विस्तृत है। अंग महाजनपद का क्षेत्र वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर जिले में स्थित था। मगध महाजनपद वर्तमान पटना, गया और तथा बाद शाहाबाद में स्थित था, जो मध्य गंगा के मैदान में स्थित है। ठीक है दोस्तों, मौर्य एवं मौर्योत्तर काल आप पढ़ेंगे, मौर्य एवं मौर्योत्तर काल। ठीक है, कौटिल्य किस स्थान से राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक थे? कौटिल्य का मतलब समझ रहा है, किसके बारे में बोल रहा है? कौटिल्य नालंदा, पाटलिपुत्र या तक्षशिला? तो आपका कौटिल्य सी और तक्षशिला। कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, और इनको क्या क्या नाम है? कौटिल्य, चाणक्य, और क्या नाम है दोस्तों? कमेंट में बताइएगा। एक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री, दार्शनिक और राजनीतिक सलाहकार थे। ये प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान और
अर्थशास्त्र के प्रधान अध्यापक थे, जो विश्व के सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक था और प्राचीन भारत में शिक्षा का केंद्र था। समझे दोस्तों? और ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इनका क्या क्या नाम था। कौटिल्य और चाणक्य, और एक और नाम था, क्या नाम था बताइएगा। गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल। ठीक है दोस्तों, गलती हो तो माफ़ी मांग रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। देखिए, ये भी एक क्वेश्चन बनने वाला है कि किसके काल में आया था, शायद ये मिलाने वाला है। ठीक है, देखते हैं। हेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षुक थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान में भारत का दौरा किया था। देखिए, कौन किसके काल में आया था आपको ये बताना है। तो कौन सा सही है कथन, कौन सा नहीं सही है आपको बताना है। तो आपका डी, एक से अधिक होगा या कोई नहीं। देखिए, फाहियान एक चीनी बौद्ध तीर्थयात्री था। देखिए, फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था, बौद्ध तीर्थयात्री था। ठीक है, जो चंद्रगुप्त देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। पहला गलत हो गया। ठीक है, पाटलिपुत्र शहर में फाहियान ने लगभग 3 साल संस्कृत का अध्ययन किया। देखिए, याद रखिएगा, फाहियान किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त के काल में आया था। कितना साल रहा? 3 साल रहा। संस्कृत का अध्ययन किया। हेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षुक था जो राजा हर्षवर्धन के आया था। ये भी गलत है, मतलब एक से अधिक गलत है, कोई सही नहीं है। भिक्षुक जिन्होंने चंद्रगुप्त नहीं, इसका ये है होगा, इसका ये है ना। तो हेनसांग के शासनकाल में भारत आया था। उसने कश्मीर, सिलाइकोट, कनौज तथा नालंदा में हीनयान और महायान बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। अतः कोई भी कथन सही नहीं है। देखिए दोस्तों, कोई भी सही नहीं है। फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, और हेनसांग आया था हर्षवर्धन के ये शासनकाल में। देखिए, ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनवाने के लिए अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? देखिए दोस्तों, अगर आपको याद है तो बोलिएगा, बताइएगा ये कमेंट बॉक्स में बिना ऑप्शन देखे हुए। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो समुद्रगुप्त को और किस नाम से जानते हैं दोस्तों, बताइए कमेंट बॉक्स में। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति के लिए गुप्त शासक समुद्रगुप्त के पास एक मिशनरी भेजा था। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक। अब आपको विविध देखते हैं। ठीक है, देखिए, प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आचार्य लौह स्तंभ स्थित है। क्या है? प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आचार्य लौह स्तंभ स्थित है। कहाँ स्थित है लौह स्तंभ? पुणे में, दिल्ली में, लखनऊ में। कहाँ है? बीन ऑप्शन है, दिल्ली में। ठीक है, क्या बोल रहा है दोस्तों? प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आचार्य लौह स्तंभ, तो आपका दिल्ली में है। इसका डिटेल देखते हैं। प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आचार्य लौह स्तंभ दिल्ली के कौन से स्थान पे है? शायद यहाँ नहीं दिख रहा है। बरौली क्या है नहीं पता है, स्थित है। इसका निर्माण संभवतः चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य ने कराया था।
गुप्त काल में लौह निर्मित इस स्तंभ आज तक जंग नहीं लगा है। देखिए दोस्तों, आज तक जंग नहीं लगा है, इसी के बारे में लिखा हुआ है, जो उसकी उत्कृष्ट निर्माण कार्य को प्रदर्शित करता है। ये शायद इसका नाम हम बताएंगे सर्च कर कि कहाँ है। दिल्ली के अच्छा देखिए अगला क्वेश्चन। खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है। कहाँ किया जाता है खीर भवानी मेला? सी नंबर, जम्मू कश्मीर में खीर मेला। याद रखिएगा दोस्तों, खीर भवानी मेला प्रतिवर्ष ज्येष्ठ अष्टमी को जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। यह कश्मीरी हिंदुओं के सबसे प्रमुख धार्मिक उत्सव में से एक है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख मेले झिरी मेला, पुरमंडल मेला, चैत चौदस, बहु मेला और लोहरी जैसे प्रमुख मेले व त्यौहार है, मतलब मेला है। ठीक है, खीर भवानी याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई थी? राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक, राजनीतिक तो सब कोई जानते हैं किसके, कमंदक यहाँ लिखा हुआ है। बी, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार के लेखक कमंदक है। यह पुस्तक कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित है। इसमें प्राचीन भारत के राजनीतिक, कूटनीति और राजकीय परिदृश्य का वर्णन किया गया है। यह पुस्तक गुप्त काल में लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर और सारे बुक क्या है, जैसे चरक गणित है, ब्रह्मगुप्त चिकित्सा के बारे में है, ब्रह्मगिर नाटककारी है, विशाख दत्त ज्योतिषी का बुक है। नहीं, क्वेश्चन है, इसको मिलाना है, इसका किसका है। डायरेक्ट हम ऑप्शन पे आ जाएंगे आपके। देखिए चरक चिकित्सा में है। ठीक है दोस्तों, सॉरी हमको लगा कि इसका बारे में। ठीक है, आपको डायरेक्ट हम आंसर दिखा रहे हैं। चरक किसका है? चिकित्सा का है। ठीक है दोस्तों, ब्रह्मगुप्त गणित का है, ब्रह्मगिरी हीर ज्योतिषी का है, विशाख दत्त नाटककार है, जिसमें कि नाटक होता है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप देख लीजिएगा फिर से। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। दोस्तों देखिए, ए नंबर है आपका, ये भी पूछा गया है 2023 का पेपर सेकंड पेपर में, शिफ्ट 2 में। ठीक है, देखिए विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्ण नदी के मध्य है। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार। ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का कृष्णा नदी के मध्य में है। ठीक है दोस्तों, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य तक है। दक्षिणापथ के तत्पार दक्षिण की ओर जाने वाला मार्ग है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको कल देखते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा आपका। दिल्ली सल्तनत हम पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कि ताकि हम आगे इसको कंप्लीट करें। और आज हम बहुत स्लोली पढ़ाए हैं, कल हम पूरे डिटेल में और अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों।